हाय स्टूडेंट्स, आज मैं पावर शेयरिंग में से टॉपिक लेने जा रहा हूं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यानी कि बेल्जियम ने कैसे अकोमोडेट किया वहां की डाइवर्सिटीज को। तो हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें हमने एथनिक कंपोजिशन के बारे में समझा। इसके अलावा जो है मेजोरिटिज्म की बात करी, और मेजोरिटी जो सिंघालास की थी तो उन्होंने वहां पे कैसे उसको यूटिलाइज किया, या फिर उस मेजोरिटी में गलत तरीके से पावर का यूटिलाइजेशन के कारण वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो वो तो इशू श्रीलंका था। तो हम अब बात करने वाले हैं बेल्जियम की। अब बेल्जियम में अकोमोडेट किया उन्होंने डाइवर्सिटी को। उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, जो डाइवर्सिटीज है, उसको हमें साथ में लेके चलना होगा। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। 1970 से लेके 1993 तक के वो समय था कि उन्होंने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को। कितने बार? 4 बार। अमेंड करना मतलब चेंज करना। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। ठीक है, अमेंड करने के कारण एक चीज निकल के आई, वो था बेल्जियम मॉडल। और ये बेल्जियम मॉडल के द्वारा उन्होंने सारी कम्युनिटीज को कैसे हम कहेंगे कि अकोमोडेट किया, जिसके कारण की समस्याएं बेल्जियम में नहीं उभरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये व्यवस्था की कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी संख्या एक समान होगी। और संख्या एक समान होने के कारण जो है वहां पे कोई भी जो क्या कहते हैं कि सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजंस जो है वो यूनिलेटरली नहीं ले पाएगी। ओके, ऐसे डिसीजंस जिससे कि सारी कम्युनिटीज को असर होगा, और जो डिसीजंस इंपॉर्टेंट होंगे उन डिसीजंस को कोई भी सिंगल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या फिर एक कोई कम्युनिटी के मिनिस्टर्स जो हैं उस पर डिसीजंस नहीं ले सकेंगे। ठीक है, और अगर नहीं ले सकेंगे तो उसका बेनिफिट हर एक को मिलने वाला है। मतलब कि उसमें फ्रेंच कम्युनिटी भी और डच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स को भी उनका समन्वय होना चाहिए कोई भी डिसीजंस को पास करने के लिए। कोई सिंगल कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजंस नहीं ले सकेंगे। तो ये चीज पहली थी। अब बात करेंगे कि बहुत सारी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, दे वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी, और एंड दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना क्या कहें कि एक वे ऑफ वर्किंग था। वो देखिए होता क्या है, वलोनिया स्टेट कहो, ठीक है, या फिर फ्लेमिश रीजन कहो, तो ये रीजन में उनके अपनी अपनी समस्याएं थी, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। और ऐसा माना जाता था या माना जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इनको स्टेट्स को पावर दी तो स्टेट्स जो हैं वो एक बेहतर ढंग से काम कर पाए, और वो सबऑर्डिनेट नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दे नहीं थे। मीन्स दे वर वर्किंग ऑन देयर ओन। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी, जिसके कारण की स्टेट भी एक सिस्टमैटिक वे में चल पाए। तो ये 2 बातें हुई यहाँ पे। अब तीसरी चीज आई, ब्रसेल्स हैज अ स्पेशल गवर्नमेंट व्हिच इज हाँ ओके, ब्रसेल्स जो है यहाँ पे एक विशेष चीज देखने को मिली। वो ये थी कि यहाँ पे फ्रेंच जो क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन था और डच रिप्रेजेंटेशन था वो इक्वल था ब्रसेल्स गवर्नमेंट में। ठीक है, क्योंकि पूरे कंट्री में डच लोगों ने फ्रेंच लोगों को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों ने फ्रेंच को जो है इक्वल सीट्स दी थी, या इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसीलिए ब्रसेल्स में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा थी? फ्रेंच की। तो फ्रेंच लोगों ने डच लोगों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। मतलब एक इन गिव एंड टेक का काम किया, जिसके द्वारा कि दोनों जगह पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल थे,
और ब्रसल्स में जहां की फ्रेंच कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, उन्होंने जो है डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया और इस प्रकार से इन्होंने जो है इस चीज को मैनेज किया। अब थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो आती है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो उसके पास में पावर है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो इस चीज पे वो काम करती है और इस पावर को उन्होंने यूटिलाइज किया, क्योंकि देखिए ये जो इश्यूज हैं जैसे कि कल्चर कहें, एजुकेशन कहें या फिर लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर कहेंगे कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को ये चीजें बिलोंग करती हैं, कल्चर, एजुकेशन या फिर उनके लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाती थी। ओके, तो अभी इस चीज में हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में अकोमोडेशन इन बेल्जियम में हमने देखा कि श्रीलंका जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा अपने पावर शेयरिंग करने में। उन्होंने वहां पे पावर को बराबर शेयर नहीं किया, जिसके कारण मेजॉरिटी ने जो है वहां पे मेजोरिटिज्म देखने को मिला, जिसके कारण वहां पे कम्युनिटी जो है आपस में उनके क्लैशेस हुए और वहां पे सिविल वॉर भी हुआ। लेकिन बेल्जियम ने इन सब चीजों को बेहतर ढंग से अकोमोडेट किया, पावर को सही ढंग से शेयर किया, उसके कारण जो एक मॉडल निकल के आया बेल्जियम मॉडल, जो कि पर्टिकुलरली बेल्जियम के लिए बहुत सुटेबल रहा। भले ही ये क्या कहते हैं कि दिखने में थोड़ा ऐसा लगे कि इट डजंट सीम्स गुड, लेकिन इन्होंने चीजें जो की वो इन कंट्री के लिए या इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल रही और बहुत सक्सेसफुल रूप से बेल्जियम मॉडल को उन्होंने चलाया। ओके, इसके बाद में हम एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो भी ब्रसल्स में लोकेटेड है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज हैं यूरोप की जो साथ में आकर के उन्होंने यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया और उन्होंने डिसाइड किया कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ होगा, ब्रसल्स में। उसका कारण एक था कि ये जो मॉडल था ये एक प्रकार से एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो सारी कम्युनिटीज को साथ में लेके चलना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है और यूरोपियन यूनियन के लिए इसी कारण से इसको हम देखेंगे कि एक हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया। तो ब्रसल्स जो है वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना। I hope that you understood this particular topic. Kindly like and subscribe to my video. See you in the next video. Thank you.